हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से राठौर इंग्लिश क्लासेस में। आइए फ्रेंड, अब हम देखते हैं चैप्टर नंबर 9। अब इस चैप्टर में दो मुख्य पात्र जो है किशन कपूर और रणवीर के जीवन को हलचल भरे बाजार में एक साथ देखते हैं। अपने माता पिता की असहमति के बावजूद भी किशन जो है बाजार की अव्यवस्थित और वर्जित दुनिया की ओर खिंचा चला जाता है, जबकि रणवीर का इससे गहरा नाता है क्योंकि उसने अपना बचपन अपने चाचा की भैंसों की देखभाल करते हुए ही बिताया। लेकिन जानवरों के प्रति किशन का जो तिरस्कार है और परंपराओं के प्रति सम्मान की जो कमी है, ये तब सामने आती है जब ये शरारतवश एक महारानी नाम की गाय रहती, उसकी पूंछ में एक टीन का डब्बा बांध देता है, जिससे एक हास्यास्पद टकराव भी होता है। किशन और रणवीर अक्सर एक साथ समय बिताते हैं, स्थानीय दुकानों से चाट का आनंद लेने के लिए और अपनी चतुराई और कभी कभी छोटी मोटी चोरी पर निर्भर रहते हैं। अब यहाँ पे किशन जो एक बिगड़ा हुआ बच्चा दिखाया गया जो विद्रोही स्वभाव का है, जबकि रणवीर जो है ये मजबूत और सौम्य है, जो एक ऐसी सादगी को दर्शाता है जो उसे दूसरे विशेष करके छोटे बच्चों का प्रिय बनाती है। एक किस्सा भी इसमें जुड़ा हुआ है जिसमें एक मंदिर की नर्तकी से जो है एक साहसिक कार्य करते हैं ये लोग, और उसकी वजह से एक तनाव पैदा होता है और एक स्थानीय गुंडा जो है ये रणवीर को बेनकाब करने की धमकी देता है। अब ये चैप्टर फ्रेंड एक महत्वपूर्ण मोड़ है रस्टी के लिए भी, जो इस जीवंत दुनिया की ओर खिंचा चला जा रहा है। अब चाट की दुकान पे एक मजेदार मुलाकात के बाद रस्टी जो है किशन के अक्खड़पन के बावजूद भी रणवीर और किशन के साथ भाईचारा महसूस करता है। अब परिस्थितियां तब बदलती हैं जब किशन रस्टी से उसे अंग्रेजी पढ़ाने की इच्छा व्यक्त करता है। अब ये दोस्ती से जो है शिक्षक छात्र के संबंध की नींव रखी होती है। पारिवारिक स्थितियां तब महत्वपूर्ण नजर आती हैं जब किशन एक बार घर लौटता है। उसकी जो माँ रहती है मीना कपूर, ये लापरवाही से जो पैसा खर्च करता है वो उसके लिए उससे सवाल जवाब करते हैं। रस्टी अजीब महसूस करते हुए दोष अपने ऊपर लेने की कोशिश करता है, जिससे आश्चर्यजनक रूप से उसे मीना की सहानुभूति मिलती। अब ये क्षण जो है उसके पारिवारिक संबंध को गहरा करता है। मीना के कोमल और लेकिन दृढ़ स्वभाव को भी ये व्यक्त करता है। अब एक भाग्य में नया मोड़ आता है। मीना जो है रस्टी को किशन के अंग्रेजी ट्यूटर के रूप में काम करने का प्रस्ताव देती है, और ये अवसर जो है न केवल स्थिरता का वादा करता है बल्कि उनके घर में उसे अपनेपन का एहसास भी कराता है। अब इससे रस्टी के जीवन में खुशी का एक और नया उद्देश्य आता है। मीना की सुंदरता, दयालुता के प्रति रस्टी की बढ़ती सराहना गहरी भावनाओं का संकेत देती है, जो उसकी भावनाओं के साथ साथ एक रोमांटिक तनाव की भूमिका तैयार करती है। तो चैप्टर 9 जो है फ्रेंड ये दोस्ती, पारिवारिक गतिशीलता और प्रेम की खोज के विषयों को समेटे हुए जो युवावस्था की जटिलताओं, घर की मीठी और कड़वी खींचतान को ये बहुत कुशलता से पिरोता है। रस्टी के आंतरिक विचार, किशन की हरकतों के साथ उसका संघर्ष और कपूर परिवार की आत्मीयता की कहानी के आगे बढ़ने के लिए जीवंत पृष्ठभूमि तैयार होती है। आइए फ्रेंड चैप्टर नंबर 10 देखते हैं। और इसमें होता है ये कि श्री हैरिसन जो है ये फिर से अपने पुराने मिजाज में वापस आ जाते हैं। वे अपनी पत्नी की चिंता को नजरअंदाज करते हुए रस्टी के जाने को एक मामूली बात समझते हैं और उसकी भलाई के प्रति अपनी उदासीनता व्यक्त करते हैं। उन्हें कोई परवाह नहीं कि रस्टी भले ही घर छोड़ के चला गया। हालांकि रस्टी के विचार कहीं और है। वह मीना कपूर की ओर आकर्षित होता है, जो उसको रहने के लिए एक नई जगह, एक छत पे बना एक छोटा सा कमरा दे देती है। जैसे ही मीना अपने घर की खूबियों के बारे में बताती, रस्टी उनके प्रति और भी अधिक मोहित होने लगता। वे बताती हैं कि बिना आधुनिक सुख सुविधाओं के रहना कितना व्यवहारिक है, और घर के चक्कर लगाते हुए छत की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर वे चंचल और खुशमिजाज पल साझा करते हैं। जब वे एक दूसरे का हाथ थामते हैं तो उनका रिश्ता जो है वो और ज्यादा गहरा होने लगता है, और रस्टी जो है युवा प्रेम के रोमांच का अनुभव करता है।
साथ ही अपने नए परिवेश की सादगी में संतुष्टि भी महसूस करता है। अब बाद में रस्टी को एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे प्रकृति की आवाजों के बीच सुकून मिलता है। यहाँ वो अपने नए जीवन, मीना और किशन के बारे में सोचता है। साथ ही स्वामी जैसे अपने पुराने दोस्तों को भी याद करता है। जब दोनों लड़के मिलते हैं तो एक चाट की दुकान पर भोजन साझा करते हैं, जहाँ रस्टी स्वामी को अपनी नई स्थिति के बारे में आश्वस्त करता है और इन बदलावों से मिलने वाली खुशी को भी जाहिर करता है। अब घर वापस आते समय खुशनुमा माहौल रहता है। शाम की आवाजों, गाड़ियों, साइकिलों और प्रकृति के एक मधुर संगम में डूबे रहते हैं, जो रस्टी की खुशी को दर्शाता है। वे छत पर सूर्यास्त देखते हुए अपने दिन का अंत करते हैं, जहाँ स्वामी का सुरीला गायन उनके परिवेश को शांति और जुड़ाव के और भी गहरे एहसास से भर देता है। ये पूरा जो चैप्टर है फ्रेंड, श्री हैरिसन जो है, इनके नियंत्रण से दूर अपनी एक नई पहचान बनाने, अपनेपन का एहसास, युवा स्नेह और जीवन की सरल खुशियों की सुंदरता जैसे विषयों को उजागर करता है। अब देखते हैं फ्रेंड चैप्टर नंबर 11। अब इस चैप्टर में रस्टी जो है अपने नए कमरे में खूबसूरत सुबह के साथ जागता है, जहां उसे उत्साह और घबराहट दोनों का एहसास होता है। उसकी पहली सुबह उसके नए जीवन के अजीबोगरीब पात्रों के साथ बातचीत से भरी होती। खिड़की की दहलीज पर बैठी एक गंजी मैना इस नई शुरुआत की विशिष्टता का प्रतीक है। रस्टी को एक पल के लिए घबराहट महसूस होती, जब उसे लगता है कि उसके बिस्तर के नीचे कुछ खतरनाक छिपा हो सकता है। लेकिन वह उसका दोस्त किशन निकलता है, जो हंसी मजाक के साथ दिन की शुरुआत करता है। जैसे जैसे दिन बीतता जाता है, रस्टी और किशन अपने पहले पाठ के दौरान किताबों और भविष्य के सपनों पर चर्चा करते हुए एक दूसरे के करीब आते हैं। किशन का लापरवाही वाला जो अंदाज है, वो रस्टी के लेखक बनने की गंभीर आकांक्षाओं के बिल्कुल विपरीत है। उनका आपसी तालमेल एक चंचल भाईचारे को दर्शाता है, जो एक गहरी दोस्ती की नींव रखता है। अब इस चैप्टर में फ्रेंड परिवार की आंतरिक स्थितियों को भी उजागर किया जाता है, जिसमें सामान्यता के मुखौटे के पीछे जो छुपे हुए उनके संघर्ष हैं, उनके बारे में पता चलता है। मिस्टर कपूर को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है जिसने अपना मकाम जो है खुद बनाया, जो अपनी पिछली उपलब्धियों को संजोए हुए, जबकि परिवार की आर्थिक तंगी का बोझ भी महसूस कर रहा है। इसके बावजूद वो हंसमुख बने रहते हैं, और खास करके जब वो चिंगम चबाने के बेतुके फायदों के बारे में बात करते हैं। उनकी पत्नी मीना जो है एक सूक्ष्म भूमिका निभाती है, जो परिवार की उथल पुथल को संभालते हुए एक सहायक और थकी हुई, ये दोनों नजर आती है। यानी सहायता भी कर रही हैं, लेकिन वो इस परिवार की जिम्मेदारियों से थकी हुई भी। अब इस चैप्टर में फ्रेंड एक क्लब बनाने के अचानक से लिए गए फैसले के साथ होता है, जिसका नाम प्यार से द डेविल्स क्लब रखा जाता है। ये दृश्य चुनौतियों के बीच बच्चों की मासूमियत और बड़ों के खिलवाड़ भरे स्वभाव को दर्शाता है। अंत में रस्टी और किशन हलचल भरे बाजार की ओर निकलते हैं, जहां वे सांस्कृतिक भिन्नताओं का सामना करते हैं और अपनी पहचान तलाशने की कोशिश करते हैं। वे भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर घूमते हैं। उनकी चर्चा जो है प्यार की हास्यपूर्ण जटिलताओं की ओर मुड़ जाती है, जो किशन के बचपने और रस्टी के चिंतनशील स्वभाव को उजागर करती है। ये जो चैप्टर है भाईचारे की खोज की भावना के साथ समाप्त होता है, जो पाठकों को ये जानने के लिए उत्सुक छोड़ देता है कि अब रस्टी की यात्रा जो है वो आगे कहाँ जाएगी, किस ओर जाएगी। आइए फ्रेंड अब देखते हैं चैप्टर नंबर 12। अब इस चैप्टर में रस्टी अपनी आजादी और दोस्ती के एक आनंदमय दिन का लुत्फ उठाता है, जब वह अपने साथियों के साथ पिकनिक पर जाता है। अपने छत के साम्राज्य से रस्टी नीचे की दुनिया को देखता है और अपने आसपास के जीवंत जीवन से जुड़ा हुआ महसूस करता है। खास करके बरगद के पेड़ और उसके निवासियों से, जिनमें किशन भी शामिल है। इस साहसिक यात्रा में वो उसके साथ है। पिकनिक के दिन रस्टी पहले से ही स्थानीय लोगों के साथ घुल मिल चुका है, गर्मियों के उत्सव में डूबने के लिए उत्साहित है। नहाने के बाद मीना, सोमी, किशन, सूरी और उनके अजीबोगरीब कुत्ता है ना, जो प्रिकली हीट है, इसके साथ पूरा समूह जो है कार में खाने की टोकरी लाद कर
नदी और गंधक के झरनों है ना, सल्फर स्प्रिंग्स की ओर बढ़ निकल पड़ते हैं। पूरा माहौल जो है हंसी मजाक से भरा हुआ है, जिसमें सूरी और उसका जो कुत्ता है, इनकी हरकतें जो है ये हास्य को और बढ़ा देती है। और नदी की ओर बढ़ते हुए उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। यहाँ कार एक रेतीले रास्ते में फंस जाती है। ये एक मजेदार दृश्य बन जाता है, जहाँ सभी को मिलकर कार को धक्का देना पड़ता है, जो उनके टीम वर्क और आपसी सहयोग को दर्शाता है। रस्टी मीना को पूरे जोश के साथ धक्का देते हुए देखकर प्रभावित होता है और उनके बीच एक विशेष भावुक पल आता है, और जो उनके जुड़ाव को और ज्यादा गहरा करता है। अंततः पिकनिक स्थल पर पहुंचने के बाद वे नदी के किनारे भोजन का आनंद लेते हैं और बेफिक्र होकर तैरते हैं, जहां हर दोस्त अपनी तैराकी का प्रदर्शन करता है। ये जो चंचल दोपहर है रस्टी और मीना के लिए बहुत सुकून भरी साबित होती है, जहां वो प्रकृति के बीच भविष्य के सपने देखने लगता है। शांत जंगल में उनका समय एक हिरन के देखने से और भी सुंदर हो जाता है, जो उस पल की मासूमियत का प्रतीक। दिन ढलने पर जब वो कार की ओर लौटते हैं तो पाते हैं कि सूरी गायब है। इसके बाद फिर से हंसी मजाक का दौर चलने लगता है, और जब तक कि वो दौड़ता हुआ वापस नहीं आ जाता। इस समूह की गहरी दोस्ती को ये सारी चीजें दर्शाती। अब रात होने पर वापस गाड़ी चलाते समय रस्टी किशन के प्रति एक प्रेम पूर्ण जुड़ाव महसूस करता है। अपनी दोस्ती की गहराई पर वो विचार करता है, और ये जो चैप्टर युवावस्था, स्वतंत्रता, दोस्ती के आनंद के साथ साथ उनके जीवन में जो प्रकृति का महत्व है, इसे बहुत खूबसूरती से दर्शाता। दिन की वो गर्माहट रस्टी के मन में बनी रहती है, जो इन युवाओं के जो गहरे रिश्ते हैं और सुनहरे भविष्य का संकेत देते। आइए फ्रेंड देखते हैं चैप्टर नंबर 13। अब इस चैप्टर में रस्टी की मुलाकात जो है एक स्थानीय किराने की दुकान पर मिस्टर हैरिसन से होती है। शुरुआत में उनसे दूरी बनाए रखने की कोशिश करने के बाद अंततः मिस्टर हैरिसन जो है रस्टी से बात करते हैं। रस्टी उन्हें आत्मविश्वास के साथ अपनी बेबी सिटर वाली जो नई नौकरी है, यानी जो बच्चों की देखभाल करने वाली, इस नौकरी के बारे में बताता है। वो जानबूझकर अपनी पूरी सच्चाई उनके सामने जाहिर नहीं करता। ये मुलाकात रस्टी की बढ़ती हुई आत्मनिर्भरता को प्रदर्शित करती है, क्योंकि वो मिस्टर हैरिसन के साथ अपने बदलते रिश्तों को संभाल रहा है, जिनका अभी भी उस पर अधिकार है। अब तनाव तब और बढ़ जाता है जब रस्टी शरारत भरे अंदाज में मिस्टर हैरिसन से स्वीपर बॉय, सफाई कर्मचारी के लड़के को अपना सलाम देने के लिए कहता है, जो उनके जटिल अतीत की ओर इशारा करता है। ये वही स्वीपर बॉय है फ्रेंड, जिससे रस्टी दोस्ती करना चाहता था, लेकिन जो हमारी सांस्कृतिक परंपराएं हैं, जो उस समय के जो सांस्कृतिक ताने बाने, इस वजह से वो नीची जाति का है ये कह करके उससे मिलने से मना किया जाता है उसको। बातचीत के बाद रस्टी घर की ओर चलते हुए जीवंत परिवेश का आनंद लेता है। वो केले के पेड़ों के नीचे मीना से मिलता है, जहां वो उसे बाल काटने का सुझाव देती है। जब वह उसके बाल काटती है तो उनकी चंचल बातचीत में एक आत्मीयता का एहसास होता है, और रस्टी उसके प्रति अपने प्यार का इजहार करता है। उनकी मस्ती के बीच में ही किशन आ जाता है और रस्टी को चिढ़ाने लगता है, जिससे माहौल में और हंसी मजाक घुल जाता है। अब ये चैप्टर तब करवट लेता है जब मीना नौकरी के नए अवसरों के लिए मिस्टर कपूर के साथ दिल्ली जाने की योजना बताती है, और रस्टी को किशन के साथ छोड़ने की बात करती है। अब इस खबर से रस्टी के मन में बेचैनी पैदा हो जाती है, क्योंकि वह मीना के जीवन के फैसलों में शामिल होना चाहता है। अब बाल काटने और भविष्य की योजनाओं को लेकर के जो चल रही बातचीत है, इनके बावजूद जो एक उदासी सी छा जाती है। रस्टी अपनी भावनाओं से जूझ रहा होता है, और उसके और मीना के बीच सन्नाटा जो है गहरा होता चला जाता है। अब जैसे जैसे शाम ढलती जाती है फ्रेंड, घर का माहौल बदलता जाता है। मीना अपनी जिम्मेदारियों से थकान महसूस करती है, जबकि रस्टी जो है वो सोच में डूबा है। वे दोनों एक दिए की नाचती हुई रोशनी को देखते हुए खामोशी में अपनी जटिल भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। ये चैप्टर जो है स्वतंत्रता, अनकहे प्रेम और संक्रमण काल के जो रिश्ते हैं,
इनकी खट्टी मीठी प्रकृति के बीच एक सुंदर संतुलन बनाता है। आइए फ्रेंड, अब देखते हैं चैप्टर नंबर 14। अब ये चैप्टर जो है गर्मियों के दिनों के बारे में, जो मक्खियों की भिनभिनाहट और मच्छरों के घान से भरा हुआ है। रस्टी चिपचिपी गर्मी से बचने के लिए सिट्रोनेला तेल जो है, ये ऑयल जो है वो लगा रहा होता है, जिसे स्वामी की माँ उसे देती है। अब दिलचस्प बात यह है कि वह अपने रंग रूप में सकारात्मक बदलाव महसूस करता है। अब उसका जो पपी फैट, जैसे बचपन में बच्चे मोटे होते हैं, ये मोटापा जो है ये कम होने लगता है, उसका रंग निखर गया है ना। वह अपने इस नए आत्मविश्वास और साफ त्वचा का श्रेय मीना के प्रति अपनी बढ़ती हुई भावनाओं को देता है। सूरी जो उम्र में छोटा है, एक निबंध में मदद मांगने के लिए रस्टी के कमरे में अचानक से आ जाता है। उनकी चंचल बातचीत सूरी के शरारती स्वभाव को उजागर करती है, क्योंकि वह रस्टी को मिसेज कपूर के साथ उसके संबंधों को लेकर चिढ़ाता है। रस्टी भी हाजिर जवाबी दिखाते हुए पिकनिक के दौरान मीना के साथ रोमांटिक समय बिताने का मजाक करता है, जिससे सूरी परेशान हो जाता है। उनकी ये दोस्ती मासूमियत और उभरती हुई परिपक्वता का मिश्रण है। अब कहानी फ्रेंड कपूर परिवार के दिल्ली जाने की तैयारियों की ओर मुड़ती है। मीना जो सब कुछ अपने तरीके से करने पर अड़ी है, एक पेशेवर ड्राइवर किराए पर लेती है, जिससे मिस्टर कपूर चिढ़ जाते हैं। रस्टी उनके वैवाहिक उतार चढ़ाव और मीना के तनाव को देखता है, जो उनके रिश्ते की एक गहरी तस्वीर पेश करता है। विदा लेते समय मीना रस्टी को पैसों वाला एक लिफाफा देती है और एक पल के लिए उसका हाथ छूती है, जो उनके बीच के भावनात्मक जुड़ाव को संकेत करता है। जैसे ही परिवार रवाना होता है, रस्टी अकेलेपन और नुकसान का एहसास करता है और उनके जाने से खुद पर जो है जिम्मेदारियों का बोझ महसूस करता है। हालांकि माहौल तब हल्का हो जाता है जब उसे और किशन को पता चलता है कि मीना गुलाब की झाड़ियों पर परिवार के कपड़े सुखाने के लिए भूल गई है, जिससे दोनों के बीच हंसी और भाईचारा उमड़ पड़ता है। वे अपने सीमित पैसों को चार्ट पर बर्बाद न करने का मजाक करते हैं और इसके बजाय भूले हुए कपड़े को इकट्ठा करने का फैसला करते हैं। चैप्टर का अंत जो है फ्रेंड रस्टी के लिए थोड़े से दिल के दर्द के एहसास के साथ होता है, जो मीना के प्रति अपनी रोमांटिक भावनाओं के कारण खुद को बेचैन और लव सिक महसूस करता है और उसके साथ साथ जो एक साथ जीवन बिताने की लालसा रखता है। पहाड़ों में भाग जाने का सपना देखता है, जहां वे हमेशा के लिए स्वतंत्र और युवा रह सके। अब ये चैप्टर जो है ये युवा अवस्था, जिम्मेदारी, प्रेम, रिश्तों की खट्टी मीठी प्रकृति को बहुत खूबसूरती से दर्शाता है। आइए फ्रेंड देखते हैं चैप्टर नंबर 15। रस्टी को अपने दोस्त सूरी से एक नोट मिलता है कि वो मसूरी जा रहा है। सूरी की जो आसन्न विदाई सभी के मन में उसके प्रति स्नेह जगा देती, जिससे उत्साहित होने के साथ साथ सब दुखी भी हैं और उसे उपहारों से सराबोर कर देते। किशन सूरी के लिए दूरबीन की एक जोड़ी लाता है, जो इस मौके पर थोड़ा हास्य जोड़ देता है, खासकर जब वे लड़कियों पर नजर रखने के लिए इसका इस्तेमाल करने का मजाक उड़ाते हैं। अब विदाई जो है नींबू पानी और क्रीम केक के साथ काफी जीवंत होती है, लेकिन जैसे जैसे वे अपने भाईचारा व्यक्त करने लगते हैं, ये पल जो है थोड़ा सा खट्टा मीठा भी हो जाता है, जिसका समापन किशन और सूरी के बीच एक भावनात्मक आलिंगन के साथ होता है। अब जैसे ही पार्टी खत्म होती है तो ज्यादा खाने की वजह से किशन की तबीयत थोड़ी खराब सी महसूस होने लगती है। रस्टी खिड़की से बाहर मंडराते हुए तूफान को देखता है। वो काले होते आसमान पर टिप्पणी करता है और आने वाली बारिश के प्रति उत्साहित है, जो अक्सर उसकी अपनी अशांत भावनाओं को दर्शाती है। अब खिड़की बंद करने के किशन के विरोध के बावजूद रस्टी इसे खुला रखना पसंद करता है, क्योंकि वह बाहर के तूफान से जुड़ा हुआ महसूस करता है। अब इनका मजाक जो है हल्का फुल्का है, लेकिन ये दोस्ती के गहरे विषयों और एक दूसरे के साथ मिलने वाले सुकून को प्रकट करता है। जब तूफान ओलों की गड़गड़ाहट के साथ दस्तक देता है तो यह अफरा तफरी पैदा कर देता है, लेकिन किशन के भीतर एक सुरक्षात्मक प्रतिक्रिया भी जगाता है। वह तूफान के दौरान सुकून के लिए रस्टी को गले लगा लेता है, जो उनके बंधन को प्रदर्शित करता है।
अब अगली सुबह बारिश थमने के बावजूद आसमान में बादल छाए हुए, एक तरह की ऊब सी महसूस होती है। रस्टी उत्सुकता से डाकिये का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन एक टेलीग्राम मिलने पर वो हक्का बक्का रह जाता है। ये टेलीग्राम जो एक दुखद खबर लाता है कि कार दुर्घटना के कारण उन्हें रस्टी की आंटी के पास रहने के लिए हरिद्वार जाना पड़ेगा। किशन की घबराहट और चिंता उसके गहरे डर और उसकी भावनात्मक स्थिति को उजागर करती, खासकर उसके परिवार को लेकर। अब ये चैप्टर जो समाप्त होता है, दोनों लड़कों के जो सामूहिक दुख है और डर है, जिसमें एक दूसरे को गले लगाना, इसको प्रदर्शित करता है ना। दोस्ती में संवेदनशीलता और उनके जीवन में आने वाले बड़े बड़े बदलावों के बोझ को रेखांकित करता है। आइए फ्रेंड, हम देखते हैं चैप्टर नंबर 16। अब ये जो मर्मस्पर्शी अध्याय है, रात का आकाश तारों से जगमगा रहा है। रस्टी अपने प्रिय मित्र किशन का इंतजार कर रहा है। जब किशन आखिरकार पहुंचता है तो वह हरिद्वार जाने की अपनी अनिच्छा को प्रकट करता है। तो दोनों जो लड़के, इनके बीच के गहरे संबंध को दर्शाता है। किशन के संदेह के बावजूद रस्टी उसे दिलासा देने की कोशिश करता है और परिवार के महत्व पर जोर देता है, उससे मिलने आने का वादा करता है। अब माहौल तब बदल जाता है जब रस्टी मीना की मृत्यु से उपजे अपने गहरे नुकसान के एहसास पर विचार करता है। वह शोक से जूझता है और जन्म और मृत्यु की अनिवार्यता के बीच जीवन के अर्थ पर सवाल उठाता है। उसके विचार निराशा के भंवर में चले जाते हैं, जिससे उसका सामना एक सियार से होता है जो उसके डर का प्रतीक है। जब सियार जो है ये हूं की आवाज करते हैं, जैसे सियार लोग आवाज करते हैं, तो रस्टी की भी चीख निकल जाती है और ऐसी प्रतिक्रिया जो किशन को डरा देती है। उनकी दोस्ती की संवेदनशीलता यहाँ पर उजागर होती है। अब सुबह तक जो है पिछली रात का भावनात्मक असर बना रहता है ना। किशन की आंटी उसे लेने के लिए आ जाती हैं और दोबारा मिलने के वादे के बावजूद भी किशन का दुख जो है वो साफ झलक रहा है। ईमानदारी के एक अप्रत्याशित क्षण में वो अकेलापन व्यक्त करता है, जो उसके सामान्य लापरवाह व्यवहार के बावजूद उसकी भावनाओं की गहराई को रेखांकित करता है। अब जैसे ही तांगा वहां से रवाना होता है, रस्टी बेबसी से बस देखता रह जाता है और अलगाव की एक पीड़ा महसूस करता है। वह इस बात पर विचार करता है कि कैसे उनके जीवन के रास्ते अलग होते जा रहे हैं, और ये महसूस करते हुए कि मीना और किशन दोनों अब उसके जीवन का हिस्सा नहीं है। ये अध्याय फ्रेंड जो है ये समाप्त होता है रस्टी द्वारा उनके जाने के साथ ही जो खालीपन आ जाता है उसके जीवन में। जो दोस्ती, नुकसान और समय बीतने के साथ जीवन कैसे बदल जाता है, ये सब विचारों के साथ ये जो है चैप्टर समाप्त होता है। आइए फ्रेंड देखते हैं चैप्टर नंबर 17। अब इस चैप्टर में रस्टी को एक गर्म और चिपचिपी दोपहर में पाते हम, जो अपने बिस्तर पर लेटे हुए बाहर से आने वाली आवाजों को सुन रहा है। एक खिलौने वाला आता है जो अपने रंग बिरंगे खिलौने के प्रदर्शन से बच्चों के बीच हंसी उत्साह बढ़ देता है। रस्टी उससे एक बांसुरी खरीदता है और ऐसी सरल खुशियों के आनंद को याद करके भावुक हो जाता है। अब सोमी उससे मिलने आता है, जो कि गर्मी से बेहाल और कपड़ों से छुटकारा पाकर राहत पाना चाहता है। उनकी हल्की फुल्की बातचीत तब गंभीर हो जाती है जब सोमी बताता है कि वो कुछ महीनों के लिए अमृतसर जा रहा है, जिससे रस्टी अनजाने में परेशान हो जाता है। अब सोमी को खोने का विचार इसके दिल पर भारी पड़ने लगता है, क्योंकि वो पहले से ही उदासी और अकेलेपन के डर से जूझ रहा है। जब वे एक साथ नारियल और ककड़ी का आनंद लेते हैं तो कमरे में एक दर्दनाक खामोशी छा जाती है। रस्टी किशन और अपने अनिश्चित भविष्य के बारे में अपना डर व्यक्त करता है और उसे महसूस होता है कि सोमी की खबर उसकी अपनी अलगाव की भावनाओं से मेल खाती है। जब सोमी मजाक में कहता है कि रस्टी इंग्लैंड जा सकता है, तो रस्टी की बातें अचानक गंभीर हो जाती हैं, जो उसके भाग जाने की इच्छा कहीं भी जुड़ाव महसूस न करने की भावना को दर्शाती है। अब ये बातचीत रस्टी की मिश्रित विरासत और उस भावनात्मक बोझ को प्रकट करती है जिसे वो ढो रहा है। भारत में और संभावित रूप से इंग्लैंड में भी एक बाहरी जैसा महसूस करना।
स्वामी रष्टी की भावनाओं को शांत करने की कोशिश करता है और सुझाव देता है कि हाफ कास्ट यानी दो संस्कृतियों का मेल होने का मतलब हर जगह से ताल्लुक रखना हो सकता है। वे पहचान और अपनेपन की बारीकियों को टटोलते हैं जो उनकी एक ऐसी गहरी दोस्ती को उजागर करता है जिसमें एक दूसरे के प्रति सच में चिंता है। इस भारी बातचीत के बावजूद स्वामी रष्टी को अपनी दोस्ती को संजोने के लिए प्रोत्साहित करता है। जब वे चाट खाने के लिए बाहर निकलने का फैसला करते हैं तो वो एक साथ हंसते हैं। हालांकि उस हंसी में एक अनकही उदासी छुपी है। अब ये चैप्टर जो है फ्रेंड दोस्ती, पहचान और अपनेपन की तलाश जैसे विषयों को समेटे हुए। आइए फ्रेंड हम देखते हैं चैप्टर नंबर 18। हम रष्टी को देहरादून में अकेला पाते हैं जो उन लोगों के चले जाने के गम से जूझ रहा है जिनकी वो परवाह करता है। अब मीना की कमी उसे स्थायी रूप से महसूस होने लगती है, वैसे ही किशन और कपूर जैसे दोस्तों का जाना भी उसे पूरी तरह से अकेला कर देता है। वह मीना की यादों और अपने अतीत के खट्टे मीठे अनुभवों पर विचार करता है। कपूर मीना को एक आदर्श के रूप में देखता है जिससे रष्टी के नुकसान का एहसास और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। उसे लगता है कि वह अपनी यादों से भाग नहीं सकता। अब वो ध्यान भटकाने के लिए अपने कमरे की बगल वाली छत पर गेंदे और जिनिया के फूलों का एक बगीचा बनाने की योजना बनाता है। हालांकि वास्तविकता उसे तब झकझोर देती जब उसे एहसास होता है कि उसके पास कोई जरूरी औजार या साधन नहीं है। ये उसे अपने ठहरे हुए जीवन के बारे में और अधिक आत्मनिरीक्षण की ओर ले जाता है जो उसे खालीपन की याद दिलाता है। अब कपूर के पिछले दरवाजे की एक चाबी मिलने पर रष्टी निर्णय लेता है कि वह दरवाजा खोलेगा और अपनी भावनाओं को शून्य करने के प्रयास में शराब का सेवन करता है। पीते समय वह जीवन पर विचार करता है और अपने परिवेश को एक विकृत लगभग वास्तविक तरीके से देखता है। छिपकलियां, हिलती हुई दीवारें और मीना के दृश्य एक अराजक अनुभव में धुंधला हो जाते हैं। अंततः वह नशे की स्थिति में जो है चेतना खो देता है, बेहोश हो जाता है। अब अगली सुबह उसे पछतावा होता है। वह बची हुई बोतलें अपने कमरे से बाहर फेंक देता है। अब जीवन एक नीरस गति से जारी रहता है। रष्टी बिना किसी उत्साह के जो है दिन काटता है और बाहर खेलने वाले बच्चों की आवाजों से खुद को कटा हुआ महसूस करता है। आइए फ्रेंड हम देखते हैं चैप्टर नंबर 19। अब इस चैप्टर में फ्रेंड मानसून का आगमन धूल भरी और दम घोटू गर्मियों को एक जंगली और रोमांचक तमाशे में बदल देती है। जैसे ही काले बादल उमड़ते हैं रष्टी को राहत की उम्मीद में एक सिहरन सी महसूस होती है और उत्सुकता से छत की ओर दौड़ता और ताजा बारिश को पूरी तरह गले से लगाने के लिए अपने कपड़े उतार देता है। ये अनुभव उसकी जड़ता को धो देता है और उसे खुशी और प्रकृति के साथ जुड़ाव से भर देता है। हालांकि जैसे जैसे बारिश तेज होती है ये उसके कमरे में बढ़ जाती है और उसका बिस्तर इस अफरा तफरी के बीच में एक ओआसिस सा बन जाता है। रष्टी बारिश की चंचल आवाजों और अपनी खिड़की के बाहर की हलचल भरी दुनिया का आनंद लेता है। वह बच्चों को मानसून का जश्न मनाते हुए और कीचड़ भरे मैदानों में नंगे पैर फुटबॉल खेलते हुए देखता है, लेकिन खुशी का ये जो पल ये क्षण भंगुर है। अब जैसे जैसे ये बारिश जारी रहती है उत्साह कम होने लगता है। रष्टी के मन में उदासी और नीरसता ये घर कर लेती है और बेचैनी के गहरे एहसास से जूझने लगता है। अपने अस्तित्व के उद्देश्य पर सवाल उठाता है। अपने दोस्तों के बिना वो खुद को और अधिक अकेला और ऊबा हुआ सा महसूस करता है। उन लोगों से ईर्ष्या करते हुए जिनके पास कोई दिशा या साहसिक कार्य, रष्टी देहरादून छोड़ने का संकल्प करता है। अब दिल्ली में एक नई शुरुआत का सपना देखता है जहां उसे इंग्लैंड जाने का रास्ता मिलने की उम्मीद है। अब बदलाव की ये इच्छा पहचान की गहरी तड़प और सामाजिक बंधनों से परे जीवन जीने की चाहत को दर्शाती। आइए फ्रेंड हम देखते हैं चैप्टर नंबर 20। अब रष्टी जो है अपने दोस्त स्वामी का एक आत्मीय पत्र प्राप्त करता है जिसमें स्वामी अपनी यात्राओं का जिक्र करता है और रष्टी को धैर्य रखने और जीवन को पूरी तरह से जीने के लिए प्रोत्साहित करता है।
स्वामी रष्टि को याद दिलाता है कि वह बिना कुछ सार्थक किए मर जाने से डरता है, लेकिन साथ ही इस बात पर जोर भी देता है कि उसने तो अभी जीना शुरू ही किया है। ये पत्र जो है रष्टि के दिल को छू जाता है और वह अपनी विदाई की तैयारी करते हुए, उनकी स्थायी दोस्ती की सराहना करते हुए उसे संभाल कर रख लेता है। अब देहरादून से विदा होने की तैयारी करते समय रष्टि अपने अकेलेपन और बनाए गए रिश्तों पर विचार करता है। वह परिचित जगहों से गुजरता है और अपने आसपास के रोजमर्रा के जीवन को एक नजरिए से देखता है, लेकिन खुद को उनसे अलग महसूस करता है। पुरानी यादें जो है वो ताजा हो जाती हैं, खासकर कि मैदान में बिताई गई उसकी वो पहली रात जब वो बहुत अकेला महसूस कर रहा था। वह ज्ञात के सुकून और अज्ञात के डर के बीच झूल रहा है और ऐसी उथल पुथल जो बाजार की हलचल देखते हुए और बढ़ जाती है। स्टेशन जाते समय रष्टि की मुलाकात एक सफाई कर्मचारी लड़के से होती जो उसे उसके अतीत की याद दिलाता है, लेकिन वो मदद की पेशकश करने में झिझकता है क्योंकि वह उस लड़के के आत्मसम्मान को पहचानता है। ये क्षण जो है रष्टि के विकास को दर्शाता है क्योंकि ये वर्ग और पहचान के सवालों से जूझ रहा है। अपने पुराने जीवन को पीछे छोड़ने पर उसे नुकसान और राहत, इन दोनों चीजों का एहसास होता है। अब स्टेशन पे फ्रेंड रष्टि तीसरे दर्जे का यानी थर्ड क्लास का टिकट खरीदता है और ट्रेन के लगभग खाली से डब्बे में चढ़ जाता है। जैसे ही ट्रेन आखिरकार रवाना होती है, उसके बदलाव की वास्तविकता सामने आने लगती है। रष्टि देहरादून से दूर जाते हुए अपने आसपास की दुनिया को गौर से देखना और उसकी सराहना करना शुरू कर देता है और वो भावनाओं के मिश्रण का अनुभव करता है, एकांत और आत्मनिरीक्षण के क्षणों को याद करता है। वो भारत के जीवंत परिदृश्य को तेजी से गुजरते हुए देखता है। ये यात्रा उसके भीतर एक उदासी पैदा करती है क्योंकि वह अकेलेपन पर विचार कर रहा है। आखिरकार उसकी नींद लग जाती है और जब उसकी नींद खुलती है तो वो हरिद्वार के करीब होते हैं। अब वो अपने आप को बीमार सा महसूस करता है, लेकिन किशन की आंटी के घर मिलने वाले सुकून के प्रति वो आशान्वित है। आइए फ्रेंड अब हम देखते हैं चैप्टर नंबर 21। अब इस चैप्टर में रष्टि जो है मिस्टर कपूर के घर पहुंचता है जो एक पहाड़ी पर स्थित है और जहां से हरिद्वार की जो नदी है, मंदिर है, इनके दृश्य दिखाई देते हैं। जब वो दरवाजा खटखटाता है तो एक अजनबी महिला जो है वो दरवाजा खोलती है और मिस्टर कपूर की ये नई पत्नी है। अंदर जाने पर रष्टि को पता चलता है कि मिस्टर कपूर पहले से ज्यादा युवा दिख रहे हैं, लेकिन अब उनमें वो पुरानी गर्मजोशी और उत्साह नहीं है जो पहले हुआ करता था। वो एक हंसमुख व्यक्ति की जगह अब एक शांत और बुझे हुए इंसान बन गए। अब बातचीत के दौरान रष्टि को पता चलता है कि जो मिस्टर कपूर हैं, इन्होंने अपनी पहली पत्नी जो मीना थी, इनकी मृत्यु के कुछ समय बाद ही दूसरी शादी कर ली। इससे रष्टि जो है गुस्से और दुख से भर जाता है। वह मिस्टर कपूर की नई शादी की जल्दबाजी और मीना के खोने के दर्द से जूझता है। वहीं मीना जिसने अपना पूरा जीवन कपूर के लिए समर्पित कर दिया था। बातचीत तब और गंभीर हो जाती जब रष्टि बहादुरी से मीना की मृत्यु के बारे में सवाल करता है। इससे मिस्टर कपूर की बेचैनी और अपराध बोध साफ नजर आता है और यह भी स्पष्ट हो जाता है कि मिस्टर कपूर का जो बेटा था किशन, वो लापता है और वह घर वापस आने के बजाय चोरी चकारी की जिंदगी जीने के लिए भाग गया। अब मिस्टर कपूर की जो नई पत्नी है वो अंततः बताती है कि किशन अपने अपराधों के लिए पुलिस द्वारा वांछित है और उससे नदी के दोनों किनारों का सबसे चालाक चोर कहती है। किशन को ढूंढने की रष्टि की इच्छा के बावजूद भी मिस्टर कपूर से कोई खास जानकारी नहीं दे पाते, जिससे यह संकेत मिलता है कि किशन अब हाथ आना मुश्किल है। अब इस चैप्टर का जो अंत है ये रष्टि की थकान और बेगानेपन के एहसास के साथ होता है। वो शालीनता से जो है भोजन के निमंत्रण को ठुकरा देता, क्योंकि कपूर के जीवन में आए इन कठोर बदलावों का बोझ उसे अंदर तक से कचोट रहा होता। आइए फ्रेंड हम देखते हैं चैप्टर नंबर 22। अब इस चैप्टर में जो है रष्टि जो है गहरी हताशा की स्थिति में और कमजोरी और लाचारी महसूस करते हुए पहाड़ी से नीचे की ओर जा रहा है। उसे मिसेज कपूर के खाने के प्रस्ताव को ना स्वीकार करने का पछतावा भी है।
वह अपने दोस्त किशन की चिंता में डूबा हुआ है। गंगा के किनारे पहुंचकर वह पवित्र जल पीकर उसमें डुबकी लगाकर खुद को तरोताजा महसूस करता है, लेकिन वो पाता है कि उसकी कमीज और चप्पलें गायब है, जिन्हें संभवतः कोई गाय उठा ले गई है। अब नदी के किनारे चलते हुए रस्टी की नजर अचानक किशन पर पड़ती है, जो खुद भी बेहद दयनीय स्थिति में है। दुबला फटेहाल, लेकिन फिर भी आत्मविश्वास से भरा हुआ। हालांकि किशन रस्टी की ओर दौड़ना चाहता है, लेकिन वो सतर्क है और उसे डर है कि कहीं ये कोई जाल ना हो। जब रस्टी धीरे धीरे उसके पास पहुंचता है तो कुछ हिचकिचाहट के बाद आखिरकार उनके बीच बातचीत होने लगती है। अब रस्टी किशन को अपनी थकान और भूख के बारे में बताता है, जिस पर किशन जो है तुरंत 2 बड़े तरबूज लेकर लौटता है, जो उधार पर खाना हासिल करने की उसकी चतुराई को दर्शाता है। अब खाते समय वे अपनी अलग लेकिन जुड़ी हुई नियति पर चर्चा करते हैं। रस्टी खुद को निराश और असहाय महसूस करता है, जबकि किशन संसाधन संपन्न है और रस्टी को काम दिलाने और नाश्ते की दुकान खोलने की अपनी योजनाओं पर जोर देता है। अब इस चैप्टर में फ्रेंड उनके रिश्ते में आए बदलाव को दर्शाया गया। कभी सुरक्षा के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहने वाले इन दोनों के बीच में अब किशन जो है वो नेतृत्व करने की स्थिति में अपनी उम्र से अधिक जो है मैच्योरिटी को दिखा रहा। अब रस्टी इस बात से हैरान है कि किशन कितना सक्षम हो गया है, जो आने वाले उज्जवल भविष्य का संकेत देता है। रात होने पर गोधुली बेला के आकाश में मंदिर रंगों के साथ बेहद खूबसूरत दिखने लगते हैं, जो उनकी परेशानियों के बीच शांति के एक क्षण का प्रतीक है। रस्टी और किशन रात बिताने के लिए मंदिर की सीढ़ियों पर अन्य बेघर लोगों के साथ ठहर जाते हैं। अब रस्टी भूख के कारण शारीरिक कष्ट झेलने लगता है, लेकिन किशन की दोस्ती से उसे सुकून मिलता है, जो ये इशारा करता है कि उनका यह बंधन भविष्य की चुनौतियों में उनका मार्गदर्शन करेगा। आइए फ्रेंड, अब इस पूरे नॉवेल का जो आखिरी चैप्टर है, चैप्टर नंबर 23 है ना, इसको देखते हैं। तो अब इस चैप्टर में रस्टी और किशन सुबह सवेरे गांव से गंगा पार करने की यात्रा पर निकलते हैं। उनके साथ नाव में तीर्थ यात्रियों का एक विविध समूह है, जिन्होंने पवित्र जल का अनुभव करने के लिए लंबी दूरियां तय की। अब ये माहौल जो है काफी जीवंत है, जिसमें लहरों के विरुद्ध चप्पू चलाने वाले मल्लाहों की आवाजें और यात्रियों का सुरीला गायन गूंज रहा है। रस्टी किशन के साथ अपने जुड़ाव और समाज से अलग थलग अपनी स्थिति पर विचार करता है और उससे उनकी दोस्ती में बहुत सुकून मिलता है। जैसे जैसे वो दुनिया से शरणार्थी होने की अपनी भावनाओं को साझा करते हैं, उनका बंधन जो है और गहरा होता चला जाता है। रस्टी को अपनी स्वतंत्रता और उससे मिलने वाली आजादी पर गर्व महसूस होता है, फिर भी वह जीवन में वापस लौटने के बारे में सोचता है जिसे वो पीछे छोड़ आया था। नाव से उतरते ही जंगल में मीना के साथ बिताए पिकनिक की जो यादें थी, वो रस्टी के मन में फिर से उमड़ने लगती हैं, जो प्यार और जुड़ाव के लिए उसकी लालसा को दर्शाती है। रस्टी के लेखक या कवि बनने को लेकर किशन का चंचल मजाक कहानी में एक हल्का फुल्का पुट जोड़ता है, जिससे रस्टी को अपने जीवन में उद्देश्य की भावना वापस लौटती हुई महसूस होने लगती है। अंततः फ्रेंड, ये जो चैप्टर है दोस्ती, अपनेपन और अपनी जड़ों की ओर लौटने की अनिवार्यता जैसे विषयों पर जोर देता है। रस्टी और किशन छत पर बने अपने प्यारे कमरे की ओर वापस चल पड़ते हैं, जीवन की सरल खुशियों और आने वाले नए साहसिक कार्यों को गले लगाने के लिए तैयार है। तो इसी के साथ फ्रेंड, हमारा ये वो जो उपन्यास है द रूम ऑन द रूफ बाय रस्किन बॉन्ड, ये चैप्टर यहाँ पे, ये चैप्टर और ये कहानी पूरी हमारी यहाँ समाप्त होती। ओरिजिनली जैसा कि आप जानते हैं कि ये पूरा इंग्लिश में है, लेकिन मैंने इसको पूरा हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको समझाने की कोशिश की है, ताकि आपको ये कहानी बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। इसका इंग्लिश वर्जन तो अवेलेबल है हर जगह, नहीं भी अवेलेबल हो तो आप पीडीएफ में वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप कि ये पूरी कहानी बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी।
अगले वीडियो में जल्दी फिर मिलते हैं फ्रेंड्स। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो एंड आवर चैनल एंड टेल योर फ्रेंड्स आल्सो।